गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड पार्ट, दैट इज़ रेस्पिरेशन। तो इससे पहले आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा होगा और आज हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को देखते हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। व्हाट डू यू मीन बाय बायोकेमिकल प्रोसेस? इट मीन्स बायो, बायो मीन्स लिविंग। लिविंग, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलेगा। आइदर मे बी वो ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, या वो प्लांट्स भी हो सकते हैं। क्लियर? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसे रेस्पायर करना ही पड़ेगा। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी गेन करता है। अब वो एनर्जी कहाँ से लेगा? आपने 9th क्लास के अंदर सेल चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा, एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, वो उसका नाम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एटीपी एनर्जी। अब एटीपी क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट के। देन इफ वी टॉक अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन, इट मीन्स ये जो पूरी की पूरी एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर हो रही है। तो उससे पहले हमें जो न्यूट्रिशन पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर फूड स्टोर होता है। वो कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर होता है लीवर के अंदर। किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन, क्योंकि हमने स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करा था। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लाइकोजन क्या करेगी? आगे ट्रांसपोर्ट होके, मींस जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा, एक प्रोसेस चलेगा, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ओके, तो इससे क्या होगा? जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, वो आगे एनर्जी रिलीज करेगा किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एंड एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। ओके, देन इसके साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी रिलीज होंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? देन अगर हम बात करें रेस्पिरेशन कितनी तरह की होती है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होगी? जो विदाउट
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या विदाउट एयर की प्रेजेंस में हो। क्लियर? तो जो इनके अंदर प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, उनके अंदर भी डिफरेंस होगा। इफ वी टॉक अबाउट एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा एंड 38 ATP एनर्जी रिलीज करेगा विद द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगी फूड की। एट द एंड स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी? फूड से। फूड ब्रेक डाउन होता है, हमारे जो कम्प्लेक्स फूड है उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं, देन वो एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी वो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर हम आगे मूव करें तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है ना? ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स अगर ऑक्सीजन रिच एयर अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर आ रही है तो वो किसका रूप ले लेगी? ब्रीदिंग का। बट अगर उसी ऑक्सीजन वाली एयर से हम सेल के साथ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवा के एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए कह रहे हैं, एट द एंड ये प्रोसेस क्या है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सेल ने क्या करना है? एनर्जी रिलीज करवानी ही करवानी है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा एंड 38 ATP एनर्जी रिलीज कर देगा। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन या फिर विदाउट यूज ऑफ एयर। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन किनके अंदर हो सकती है? ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हो सकती है और यीस्ट के अंदर भी होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारे ह्यूमन मसल्स हैं, ह्यूमन मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने कभी बहुत हैवी एक्सरसाइज करी हो तो उस हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, है ना? तो क्रैम्प्स पड़ने का कारण क्या था? ड्यू टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। अब इन लैक्टिक एसिड से आराम पाना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज। ओके। देन अगर हम बात करें यीस्ट के अंदर हम क्या करवाते हैं? इथेनॉल प्रोडक्शन करवाते हैं। यीस्ट का यूज़ करके काफ़ी सारी फैक्ट्रीज क्या करती हैं? अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोड्यूस करती हैं। तो यीस्ट क्या करती है? एक प्रोसेस, उसका नाम आता है फर्मेंटेशन। क्या नेम है? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन से क्या होगा? इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, दैट इज C2H5OH। ये सबस्क्रिप्ट में आएगा, ये भी सबस्क्रिप्ट में आएगा, C2H5OH। सो ये एक ऐसा चार्ट है जिसके अंदर आपको तीनों की प्रेजेंस दिख जाएगी। अगर हम बात करें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ था तो हमने उसका क्या नाम दिया था? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आगे जब होगी, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरूवेट के अंदर। अब पायरूवेट के आगे 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं। अगर उसे ऑक्सीजन मिल गई तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवा के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करवा देगा। एनर्जी कितनी रिलीज करवाएगा? 38 ATP। अगर हम बात करें ऑक्सीजन मिल नहीं रही हमारे मसल सेल्स को, तब क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा
एंड एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज 2 ATP। इट मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ATP एनर्जी कम है, बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ATP एनर्जी ज़्यादा है। अब अगर ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही, जैसे कि यीस्ट के अंदर हमने पढ़ा था, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। तो ये क्या बना देगा एंड प्रोडक्ट्स? इथेनॉल, दैट इज C2H5OH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP एनर्जी। क्लियर? तो इस फ्लो चार्ट के अंदर आपको पता लग गया होगा कि एनर्जी कैसे कैसे रिलीज होती है और किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और किस में ज़्यादा ATP एनर्जी रिलीज होती है। सो अब बात करते हैं हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर, है ना? तो क्या सबसे पहले क्वेश्चन आता है, प्लांट्स रेस्पायर करते हैं? ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल करेंगी। अगर प्लांट्स लिविंग हैं, दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। अब आप कहोगे कि ऑक्सीजन उन्हें कब चाहिए होती है? तो इससे पहले वाला जब आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन इट मीन्स जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब, ठीक है। देन उसके बाद फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये तो हो गया ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन सनलाइट इज प्रेजेंट। इफ सनलाइट इज एब्सेंट दे विल रेस्पायर। तो प्लांट्स के सारे पार्ट्स क्या रेस्पायर करते हैं? तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे? रूट्स के बारे में। तो रूट्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो प्लांट्स को रेस्पायर करने में हेल्प करती है? तो रूट के पास होते हैं रूट हेयर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर्स। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटी होती हैं। रूट हेयर्स क्या करती हैं? डिफ्यूज़न का प्रोसेस करेंगी। अब डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वो मूवमेंट पार्टिकल्स की जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रही है, इट मीन्स प्लांट के पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट, ठीक है। बट बाहर जो सॉइल के अंदर है वो ऑक्सीजन ज़्यादा है। इट मीन्स वो ऑक्सीजन किसके अंदर चली जाएगी? प्लांट के अंदर जाएगी विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है स्टेम। अगर हम स्टेम के अंदर बात करें तो अगर वो ग्रीन स्टेम होगी, इट मीन्स सॉफ्ट स्टेम होगी, तो उसके पास स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा क्या होते हैं? स्मॉल सेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर स्मॉल सेल्स विच आर प्रेजेंट एंड विच हेल्प्स इन दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये ग्रीन स्टेम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाने में हेल्प करते हैं। तो जैसे ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। तो ओपन स्टोमेटा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बाहर जाएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी। क्लियर? तो ये ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस करवाएंगे, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवा रही हैं। बट हार्ड वुडी स्टेम की अगर हम बात करें, उनके पास लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह के सेल्स हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आप कहोगे कि सर ये तो ग्रीन स्टेम में भी सेम था,
मीन्स वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवा रहे थे। बट हार्डवुड स्टेम के अंदर भी सेम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवा रहे हैं, बट वहां स्टोमेटा थे और ब्राउन वुडी स्टेम के अंदर क्या प्रेजेंट है, लेंटिसेल्स। ओके, नेक्स्ट, अब लीफ के पास अगर हम बात करें, क्या लीफ रेस्पायर करते हैं? यस, लीफ भी रेस्पायर करेंगे, मीन्स वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाएंगे। तो वैसे ही ग्रीन लीफ होते हैं, अगर लीव्स ग्रीन हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाएंगे, उनके पास भी क्या प्रेजेंट होगा, स्टोमेटा। अब आप फर्दर हायर क्लासेस के अंदर स्टोमेटा की भी टाइप्स पढ़ोगे, दैट इज डंबल शेप्ड स्टोमेटा एंड बीन शेप्ड स्टोमेटा। अब ये बीन शेप्ड स्टोमेटा है, तो लीफ के अंदर भी आपने पढ़ लिया कि वो क्या करवा रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवा रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है इन एनिमल्स। एनिमल्स भी रेस्पायर करते हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच एक्सचेंज गैसेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के बारे में तो हमने पहले पढ़ रखा है। तो ये जर्नल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन करवाएगा, जिसकी वजह से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली करवा सकता है। अगर हम अर्थवर्म की बात करें, अर्थवर्म को हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, तो ये स्किन से रेस्पायर करता है। कॉकरोच, आपने कॉकरोच तो देखा होगा, क्या कॉकरोच के अंदर मैकेनिज्म देखा है रेस्पायर करने का? तो उनके अंदर ट्रैकिया और स्पायरेकल्स होते हैं। ट्रैकिया आर दी लॉन्ग ट्यूब्स एंड स्पायरेकल्स आर दी होल्स। लीच के अंदर, लीच क्या होती है, ब्लड सकिंग लीच, हीरोडिनेरिया इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करती है, ठीक है। तो इनकी जो रेस्पिरेशन है, इनके भी नेम होते हैं। जो स्किन से रेस्पायर करते हैं दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, देन फिशेस के अंदर गिल्स हेल्प करेंगे रेस्पायर करने में, एंड ह्यूमंस के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। सो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम नेजल कैविटी को देखेंगे। तो नेजल कैविटी होगी, ठीक है। उससे पहले नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल आर द स्मॉल होल्स विच टेक्स एयर टू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या करेगी, आगे एयर को पास कर देगी फिल्टर करके फेरेंक्स के पास। और फेरेंक्स के बारे में तो हमने पहले पढ़ रखा है, दैट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। अब फेरेंक्स के बाद एयर कहाँ जाएगी, लेरेंक्स के अंदर। लेरेंक्स, व्हाट डू यू मीन बाय लेरेंक्स? ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लेरेंक्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेरेंक्स, ठीक है। तो लेरेंक्स के बाद एयर कहाँ एंटर कर जाती है, ट्रैकिया के अंदर। एंड ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप। ट्रैकिया क्या होती है, विंड पाइप। ओके, तो ट्रैकिया के बाद एयर कहाँ जाएगी, ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकस और दोनों को मिला के हम क्या कह देते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकस या ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद एयर ट्रांसपोर्ट होती है ब्रोंक्यूल्स के पास। ब्रोंक्यूल्स आर दी फर्दर डिविजन्स ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इन स्ट्रक्चर्स का क्या नाम है, दीज आर कोल्ड एल्वियोलाई। ओके, तो एल्वियोलाई बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाने में हेल्प करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। क्लियर? सो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, तो ह्यूमंस के अंदर मैकेनिज्म इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का कैसे चलता है। हमें पता है हमारे पास थोरेसिक कैविटी है,
जिसके अंदर हमें रिब्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। रिब्स की भी टाइप्स होती है, या आप हायर क्लासेस के अंदर आप स्टडी करोगे। तो इंटरकोस्टल मसल्स आते हैं, एंड फिर उसके बाद थोरेसिक कैविटी आती है और डायाफ्राम आता है। डायाफ्राम एक मसल है, ठीक है, स्टमक के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। ये भी क्या करता है, डायाफ्राम की शेप होती है, जब नॉर्मल कंडीशन में होता है तब ये डॉम शेप में होता है, और जब हम इंस्पायर करते हैं तब ये फ्लैट हो जाता है। तो देखो, इंस्पिरेशन के दौरान जो हमारी इनर कैविटी के अंदर प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, वो कम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जैसे ही एयर बाहर से अंदर जाएगी तो ऑक्सीजन रिच एयर जाएगी अंदर। जैसे ही अंदर पहुंची तब क्या होगा, हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट कर जाएंगे। अब कंट्रैक्ट करने की वजह से थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड करेगी, हमारे लंग्स एक्सपैंड करेंगे, और डायाफ्राम क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। इट मीन्स वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। अब वो फ्लैट हो गया, इट मीन्स इसके पास जगह बन गई ज़्यादा। हमारे लंग्स, जैसे इफ़ वी इनहेल, आप रेस्पायर करो मीन्स इंस्पिरेशन करो, तो इसमें क्या होगा, हमारे लंग्स एक्सपैंड करेंगे, बट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन हमारा डायाफ्राम नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स कर जाएंगे, और हमारी थोरेसिक कैविटी क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी, और जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट तो आप ये देख सकते हो, एयर एंटर कर रही है लंग्स के अंदर और स्टर्नम क्या होगी, रेज। स्टर्नम को हम क्या कहते हैं, चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी कह देते हैं। क्लियर? फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करवाना है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या होगा, भी लास्ट हमने बात करी थी एल्वियोलाई की, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, जो एल्वियोलाई है ना, उसकी मेम्ब्रेन्स बहुत 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 थिन होती हैं, जिसके कारण वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली करवा देती हैं। तो यहाँ पर ब्लड आएगा, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, यहाँ से वो क्या करेगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करके हार्ट के पास लेके जाएगी। आप देख सकते हो ये कैपिलरी वॉल है। कैपिलरी वॉल क्या करती होती है, एक्चुअल में एक्सचेंज करवाती है, ठीक है। तो ये कैपिलरीज हैं, ये एल्वियोलस, सिंगल एल्वियोलस, ओके। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वेन। अब कौन सी वेन लेके जाएगी, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर रीड करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट, ओके। तो ट्रांसपोर्ट किसके अंदर पढ़ेंगे हम, जिसके अंदर हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, दैट इज लास्ट टॉपिक, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे पहले भी अगर हम बात करें इस टॉपिक से कंप्लीट करने से पहले, कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा ब्लड के अंदर। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होता है तब क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन है क्या, इट इज अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट क्या है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो ये इनकम्प्लीट कंबशन जब होती है ना, जैसे कि कोल है, अब कोल इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कंप्लीट बर्न नहीं होगा, ऑक्सीजन उसे पूरी सप्लाई नहीं मिल पा रही, जिसके कारण वो क्या करेगा, इनकम्प्लीट कंबशन करेगा। और हीमोग्लोबिन के साथ इसकी ज़्यादा अफिनिटी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो वो क्या बनाएगा, एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, वो एक स्टेबल कंपाउंड है, तो
क्या हो सकता है? सोचो, हमारा ब्लड पूरा का पूरा वहीं रुक जाएगा, वो स्टेबल हो गया। एक्चुअल में हमारी बॉडी जो ऑक्सीजन कैरी कर रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रही है, वो एक अनस्टेबल कंपाउंड बना के कर रही है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, सॉरी, तो यहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं आएगा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन आएगा। ओके, तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। देन अब जिसके कारण अगर हम बात करें, ऑक्सीजन के लिए कोई सफिशिएंट जगह नहीं बचेगी, ठीक है, तो इसकी वजह से सफोकेशन होनी शुरू हो जाएगी और सीवियर केसेस के अंदर डेथ भी हो सकती है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो ऐसी ही वीडियोस हम आगे अपलोड करते रहेंगे और इस टॉपिक के आपको नोट्स इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड हो जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू।